यार ज्योति, तेरी तो शादी हो गई, मतलब तेरे पास तो अब मेकअप करने का परमिट आ गया। अब तू खूब सज सवर कर रहना और मुझे अपनी पिक्चर्स भेजते रहना। पता नहीं यार मेरा नंबर कब लगेगा। सुनैना तो पागल है क्या? तुझे क्या लगता है शादी का मतलब बस मेकअप, साड़ी और गहने ही होता है? अरे यार, जब आंखों के सामने डिजाइनर साड़ियाँ, ज्वेलरी और मेकअप रखा हो तो बंदा कुछ और सोच भी कैसे सकता है। हद है यार। ऐसी भी क्या दीवानगी सजने संवरने को लेकर कि तू ऐसी ललचाई नज़रों से मेरा मेकअप बॉक्स देख रही है। तुझे पता भी है तेरे पास टोटल कितने फाउंडेशन है? इतना मेकअप का सामान भरा हुआ है कि कॉस्मेटिक की एक शॉप खुली जा सकती है। अरे यार, मेकअप का प्रोडक्ट खरीदने से क्या होता है। मेरी मम्मी मेकअप करने कहाँ देती है, हमेशा यही कहती रहती है, शादी हो जाए इसके बाद करना ये लीपापोती। मेरे अरमान तो दिल में दबे रह जाते हैं बस। वैसे बात तो मम्मी की भी सही है यार, घर में बिना वजह मेकअप करके कौन बैठता है। ऊपर से कोई रिश्तेदार आ जाए ना तो ऐसी नज़रों से घूरते हैं जैसे कोई अपराध कर दिया हो। तो इसका मतलब तुम्हें शादी बस अपना मेकअप का शौक पूरा करने के लिए करनी है? यार मैंने ना इतनी मेकअप ट्रिक्स सीख ली है, अब बस मुझे मौका भर चाहिए। मैं तो हर रोज़ एक नया मेकअप लुक ट्राई करूँगी। सुनैना की भोली भाली और प्यारी प्यारी बातें सुनकर ज्योति खिलखिलाकर हंस पड़ती है। पता नहीं शादी के बाद तेरा क्या होगा। बेटा आजकल शादी करना भी उतना आसान काम नहीं रहा। वहाँ भी ना पूरी पॉलिटिक्स खेली जाती है। और जितनी तू सीधी सादी है ना, तेरा भगवान ही मालिक है। ज्योति शादी करके अपने ससुराल चली गई थी और कुछ ही दिनों बाद सुनैना के रिश्ते की बात भी विकास के साथ चल पड़ी थी। विकास के घर में सबको अच्छा लगा था और इस तरह जल्द ही सुनैना और विकास की शादी हो गई। यूँ तो सुनैना जिठानी थी, लेकिन उसके देवर अरुण की शादी विकास से पहले हो जाने के कारण उसका गृह प्रवेश उसकी देवरानी कीर्ति ने करवाया था। अब जैसा कि हर घर में होता है, जिस घर में देवरानी और जिठानी होती हैं उनका हर बात में कंपैरिजन करना तो जैसे रिश्तेदार अपना धर्म समझते हैं। भाभी, बहू तो आप बड़ी सुंदर लाई हो। नए नक्श देखो कितने तीखे हैं सुनैना के। इसको तो मेकअप की कोई ज़रूरत ही नहीं। अरे बुआ जी, मेकअप की ज़रूरत क्यों नहीं है। मेकअप तो सबको करना चाहिए। मेकअप हमारी खूबसूरती को और बढ़ाता है और मेकअप करना कोई बुरी बात थोड़ी ना होती है। श्रृंगार तो हर स्त्री का अधिकार है और मुझे ना मेकअप करने का बहुत ही शौक है। मुंह दिखाए के दिन ही नई बहू सुनैना के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर बुआ सास रुक्मिणी का मुंह टेढ़ा हो गया था। भाभी, बड़ी तेज तर्रार है ये सुनैना। सिर्फ नए नक्श ही तीखे नहीं है, उसके ज़बान भी तीखी है। अभी से अलर्ट कर रही हूँ आपको। लगाम कसकर रखना सुनैना की। अरे दीदी, बहू है हमारे घर की, कोई पालतू जानवर थोड़े ना है कि उसको लगाम कस के रखेंगे। बच्ची है, अभी नई शादी हुई है, संभल जाएगी। अरे कीर्ति बहू को देख लो, देवरानी है पर कितनी सादगी से रहती है। और एक अपनी इस नई नवेली सुनैना को देख लो, 16 श्रृंगार करते तो बहुत औरतें देखी है, लेकिन आपकी बहुरिया तो 56 श्रृंगार करके आई है। और श्रृंगार ही नहीं, ज़बान भी पटर पटर चला रही है। मैं तो बता रही हूँ भाभी, मुझे उसके लक्षण ना ठीक नहीं लगते। काजल तो देखो ऐसे भर भर के लगा रखा है जैसे कसौटी ज़िंदगी वाली कोमोलिका हो। ये पहली बार था जब सुनैना के मेकअप को देखकर उसकी तारीफ करने के बजाय कोई उसमें कमियां निकाल रहा था। बेचारी सुनैना को कहाँ पता था कि ससुराल बड़ी टेढ़ी खीर होती है। नई बहू के घर में आती ही उसके उठने, बैठने, चलने, हंसने, हर बात से उसको जज किया जाता है। और फिर विंग लाइनर और गालों पर लाली लगाने वाली बहू को तो जज करना ही था। 2 दिन बाद, अरे कीर्ति, आज मम्मी जी ने मुंह दिखाए का प्रोग्राम रखा है, तुम मेरी तैयार होने में थोड़ी सी मदद कर दोगी? कैसी बात कर दी भाभी आपने, मुझसे तैयार होने में मदद मांग रही हैं आप? अरे मुझे तो मेकअप का म भी नहीं आता, मैं कहाँ मेकअप करती हूँ। मुझे तो सादगी से रहना पसंद है। और आप तो अभी भी एकदम तैयार ही नज़र आ रही हैं। मुंह दिखाई के लिए अभी और तैयार होना बाकी है क्या? कीर्ति, ये तो मेरा रेगुलर मेकअप लुक है। मुंह दिखाए के लिए तो मैं स्पेशल लुक क्रिएट करूँगी ना। अरे बाबा, आप करो ये सब, मुझे ना ये समझ में नहीं आता। सुनैना घंटों तक तैयार होती है और तैयार होने के बाद मुंह दिखाई में शामिल हो जाती है।
मुंह दिखाए करने आई महिला कहती है। देख रही है आरती जी, इनकी नई बहू तो बड़ी चटक मटक नजर आ रही है। कहाँ कीर्ति, कहाँ ये सुनैना? ठीक कह रही है बहन जी आप। कीर्ति जितनी सीधी सादी है ना, ये बड़ी सुनैना उतनी ही तेज तर्रार निकलेगी। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद देखो रोज इनकी घर से धमाकों की आवाज सुनाई देगी। अरे बहन जी, क्या धमाके होंगे इनके घर। कीर्ति को तो दबा के रखेगी ये। बेचारी सीधी सादी गऊ सी लड़की, कुछ बोल ही नहीं पाएगी इसके सामने। सुनैना के मेकअप के बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी मोहल्ले भर की औरतें। सुनैना की शादी को अब 1 सप्ताह बीत चुका था। 1 सप्ताह के बाद सुनैना की सास ने वापस अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया। अब सासू माँ लक्ष्मी देवी घर की जिम्मेदारियां दोनों बहुओं पर छोड़कर सुबह जल्दी स्कूल में पढ़ाने के लिए निकल जाती और दोपहर में 2:30 बजे तक लौटती। सच में मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। रोज़ रोज़ बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ पहनकर रेडी होना और फिर विकास जी का मेरे रूप पर मोहित होना। हाय मुझे तो सोचकर भी गुदगुदी हो रही है। तभी सास लक्ष्मी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। सुनैना, कीर्ति, शाम को तैयार हो जाना, हमें शादी में जाना है। शादी में जाने की बात सुनकर सुनैना तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। शाम को तय समय पर सुनैना बिल्कुल दुल्हन की तरह सज संवर कर तैयार होकर खड़ी थी। वहीं उसकी देवरानी कीर्ति हमेशा की तरह बस बिंदी लिपस्टिक लगाकर एक अच्छी सी साड़ी पहने हुई थी पार्टी में। कीर्ति बहू, हमें तो तुम्हारी सादगी बहुत ही पसंद है। इस सुनैना को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आटे की बोरी ही खाली कर दी उसने आज। अब क्या बताऊँ बुआ जी, भाभी तो दिन भर बस लीपा पोती में ही लगी रहती हैं। घर का सारा काम तो बस अकेले मेरे ही जिम्मे है। मम्मी जी तो सुबह सुबह कॉलेज के लिए निकल जाती हैं और पीछे से घर के कामों में मैं अकेली ही पिसती रहती हूँ। हाय राम, ये तो बड़ी गलत बात है। तू छोटी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू दिन भर बस काम करती रहे और बाकी सब आराम फरमाते रहे। तो चिंता मत कर, मैं भाभी से बात करती हूँ। अरे नहीं बुआ जी, अब कुछ मत कहिएगा, नहीं तो सब कहेंगे मैंने घर की बात इधर से उधर की है। कुछ देर बाद सुनैना देखती है कि पार्टी में बुआ जी भी हैं। प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता क्या हाल चाल है तेरे? घर के कामों में देवरानी की कुछ मदद वदद करती है या फिर जिठानी होने का पूरा फ़ायदा उठा रही है? आपको ऐसा क्यों लगता है बुआ जी कि मैं घर के काम नहीं करती? बल्कि मैं तो कीर्ति से बहुत कम ही मदद लेती हूँ। ज़्यादातर काम मैं अकेले ही निपटा देती हूँ। मेकअप करने के बाद घर के कामों के लिए समय बच जाता है तेरे पास? अरे तेरी शक्ल से पता लग रहा है कि तू कितनी कमीरी है। बुआ सास की बात सुनकर सुनैना का चेहरा बिल्कुल उतर गया था। वो वहाँ से उठकर एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बेटा, क्या बात हो गई? ऐसे रो क्यों रही है तू? मम्मी जी, माना मैं सच सवर कर रहती हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं घर के कामों में मन नहीं लगाती या फिर मैं घर की जिम्मेदारी नहीं समझती? अगर कीर्ति को सच ना पसंद नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? सब मुझे कीर्ति जैसा क्यों बनाना चाहते हैं? सुनैना की सास लक्ष्मी को समझते देर ना लगी कि हो ना हो बुआ जी ने ही सुनैना से कुछ कहा है। जी, अब सुनैना के पीछे क्यों पड़ी है? माना कि वो सच सवर कर रहना पसंद करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गलत हो गई। दिल की बहुत अच्छी है सुनैना, हमारा इतना सम्मान करती है, हर काम खुशी से करती है। आप क्यों उसे बातें सुनाती रहती हैं? अरे मैं क्यों सुनाने लगी आपकी बहू को? वो आपकी ही छोटी बहू आई थी कुछ देर पहले और आपके घर का सारा चिट्ठा बता कर गई है। आप चाहे जितने पर्दे डाल लो, सच्चाई तो कीर्ति बता ही चुकी है। अच्छा, ऐसा क्या बताया कीर्ति ने? यही कि आप तो सुबह सुबह कॉलेज के लिए निकल जाती हैं और कीर्ति बेचारी अकेली ही घर के कामों में सारा दिन जुटी रहती है। ये सुनैना तो अपने कमरे से बाहर तक नहीं आती। झूठ बोल रही है कीर्ति। देखो तो सीधे सादे चेहरे के पीछे कितनी खुराफात भरी है इस लड़की के अंदर। और जी, मैं कॉलेज पढ़ाने जाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता ना हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है। सुबह सबके उठने से पहले सुनैना बहू मेरा नाश्ता और टिफ़िन तैयार करके देती है और जब 8 बजे मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ
तब तक कीर्ति तो बिस्तर पर ही सो रही होती है। शिकायत तो सुनैना को करनी चाहिए, और ये कीर्ति ऐसी हरकतें कर रही है, इसे तो मैं ठीक करती हूँ। बुआ जी को समझ में आ गया था कि किसी के चेहरे को देखकर राय बनाना कितना गलत है। जिस कीर्ति को वो सीधा साधा समझती थी, असल में तो वो एक नंबर की चालबाज थी। लक्ष्मी घर जाकर कीर्ति को जमकर फटकार लगाती है और इधर की बात उधर न करने की हिदायत देकर भेज देती है। और उस दिन के बाद से कीर्ति सुनैना से थोड़ा बचकर ही रहती है और झूठी बातें फैलाना बंद कर देती है। पूजा को अपने रंग का बहुत घमंड था। गोरी चिट्टी पूजा की शादी हो जाती है सांवले रंग के परिवार वाले राजन से। एक दिन पूजा ननद से कहती है, ओ यार, ये क्या रंग की कुर्ती पहनी हो, बचा करो ना ऐसे रंग पहनने से, अच्छा थोड़ी ना लगता है काले रंग वाले लोगों पर। तभी वहाँ सास आ जाती है। काला नहीं, सांवला रंग है मेरी बेटी का। और हाँ, कोई बात नहीं, वो जो पहनती है अच्छा ही लगता है उस पर। तुम अपना ज्ञान अपने पास रखा करो, समझी? सास और ननद बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में उन लोगों को पड़ोसन मिलती है। और सुनो काली की मम्मी, बहू तो इतनी गोरी लाई हो, आपके तो नसीब ही खुल गए। अब जरा भाभी को बोलो कि अपनी ननद पर भी ध्यान दे, कल को इसकी भी तो शादी करोगी ना। हाँ, पर बहू को खुद की तारीफ से फुर्सत मिले तब ना। उसे तो बस दूसरों को नीचा दिखाना आता है। खैर चलो, मंदिर को देर हो रही है। एक दिन पूजा बहू किचन से बाहर निकलती है, तब सासू माँ, हाय रे कितनी गर्मी है किचन में। अरे बहू, गर्मी है तो हर जगह गर्मी ही होगी ना, इसमें किचन क्या, बाथरूम क्या? देखिए माँ जी, मैंने दाल सब्जी तो बना दी है। काली को बोलिए ना कि वो रोटी बना दे। वो क्या है ना, ज्यादा गर्मी में रहने से रंग गहराता है, और काली तो वैसे भी सास को गुस्सा आ जाता है। मेरी बेटी को हर बात पर काला कहने की कोई जरूरत नहीं है। और रहा सवाल रोटी का, तो बहू मैं बना देती हूँ रोटी, तू आराम कर, अपना रंग संभाल। पूजा का घमंड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। एक रोज वो पति के साथ घूमने के लिए निकलती है। वाह जी वाह, बहू बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो। क्या करूँ, जहाँ जाती हूँ लोग यही कहते हैं। वैसे आपके बेटी के लिए भी तो लड़की देख रहे हैं ना? हाँ, बस तेरे जैसी कोई मिल जाए। पूजा ये सुनकर पड़ोसन के मुंह पर हंसती है। मेरे जैसी ना जी ना, इतना गोरा होने के लिए तो बहुत किस्मत चाहिए होती है। आप खुद को देख रही हैं? ऐसे सांवले लोगों को गोरी लड़की चाहिए, वो भी मेरे जैसी। पूजा का व्यवहार अब सभी लोगों को बुरा लगने लगता है। उसकी अकड़ से अब उससे कोई बात ही नहीं करता। एक दिन पता है सासू माँ, आप लोगों के घर को लोग क्या बोलते हैं? हाँ, गली का बड़ा मकान। अरे लोग तो रिक्शे को भी यही बताते हैं। गए माँ जी वो दिन जब आपका घर बड़े मकान के नाम से जाना जाता था। अब तो लोग ये कहते हैं कि गोरी बहू वाले घर जाना है। हाँ, पूजा सही बोल रही हो। अरे तुम्हारे बारे में तो पूरा मोहल्ला बात करता है। तुम हो ही इतनी सुंदर। वैसे सच में हम लोगों ने तो कोई मोती ही दान किए होंगे। बस क्या था, पति सर चढ़ाता और पूजा चढ़ती जाती। एक दिन पूजा फ्लोरोसेंट रंग का सूट पहनकर आती है। ये क्या पहना है भाभी? एक तो बाहर इतनी धूप, ऊपर से ये रंग। पूजा घमंड से कहती है, तुम मुझे सिखा रही हो? बाहर धूप हो, पानी हो या बिजली, पूजा ने जो पहन लिया वो ट्रेंड बन जाता है मोहल्ले में। लेकिन पूजा जैसे ही उसे पहनकर निकलती है, लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे ये क्या रंग है, कैसे आंखों को चुभ रहा है? अरे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये ऐसी लड़कियों की ट्रिक होती है। पूजा को उन लोगों की बात बुरी लगती है और वो घर आ जाती है। क्या हुआ भाभी, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, वो मैं इतनी गोरी हूँ ना कि लोग ना चाहते हुए भी मेरी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन ये ना तुम नहीं समझोगी। अच्छा चलो, मैं सोने जा रही हूँ। वो क्या है ना, नींद अच्छी लेने से स्किन और ग्लो करती है। बहू सोने चली जाती है कि पूजा के मोबाइल पर उसकी सहेली का फोन आता है।
अरे यार, तेरे ससुराल का क्या हाल है? बहुत दिन हो गए हम दोनों को मिले। अरे तो आ जाना, मेरा ससुराल कौन सा दूर है। रिक्शा पकड़ और सीधा मेरे घर पर पहुंच जा। ठीक है, आती हूँ मिलने। अच्छा ये बता कि कैसे पता करूँ तेरा घर? एड्रेस तो भेज ससुराल का। एड्रेस वही है जो मायके में था। सहेली समझ नहीं पाती कि पूजा क्या कहना चाहती है। क्या मतलब? ससुराल वालों ने निकाल दिया क्या जो मायके में रह रही है? अरे कैसी बात कर रही है? पूजा नाम है मेरा। मायके जब तू आती थी तो क्या बोलती थी रिक्शे वाले को कि वो गोरी लड़की के घर ले चलो। बस यहाँ लड़की की जगह बहू बोल देना। गोरी बहू के घर ले चलो तो रिक्शा रुकेगा सीधा मेरे घर के बाहर। समझी ना? सहेली घर से निकलती है पूजा के घर के लिए, लेकिन वो काफी देर तक नहीं आती। तभी डोरबेल बजती है। माँ जी, मेरी सहेली होगी आरती, जरा दरवाजा तक खोल दीजिए। पर काफी देर तक उसकी सहेली कमरे में नहीं आती तो वो परेशान होकर बाहर आ जाती है। अरे क्या बात है चाची आप? मुझे तो लगा मेरी सहेली होगी। पड़ोसन पूजा की तरफ देखती तक नहीं और सास के आगे मिठाई रखती है। ये लो बहन, बहू के आने की खुशी में बेटे की शादी की मिठाई। वो महामारी के कारण कम लोगों को ही बुलाया था शादी में। अरे कोई बात नहीं ना, बहू अच्छे घर से आ गई और क्या चाहिए। तभी हाफते हुए पीछे से पूजा की सहेली आरती आती है। अरे आरती, क्या हो गया? इतनी देर कैसे हो गई? यार तेरे कारण फोन कर रही हूँ तो उठा नहीं रही हो। वो रिक्शे वाले को बोला गोरी वाली बहू के घर ले चलो तो वो तो कहीं और ही ले गया। हैं? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बहू रानी? तुम्हारा घमंड टूट चुका है। मेरी बहू तुमसे 4 गुना ज्यादा सुंदर है, समझी? हाँ, इन्हीं आंटी जी के घर के सामने रिक्शा वाला ने रोका था। बस अब क्या था, पूजा को समझ में आ जाता है कि कोई मोहल्ले में उसको टक्कर देने वाला आ गया है। अब मोहल्ला पूजा की नहीं बल्कि पड़ोसन की बहू की तारीफ करता। एक दिन पड़ोसन बहू को लेकर पूजा के घर जाती है। अरे आप कितनी गोरी है। हम लोगों को तो लगता था कि हमारी भाभी ही सबसे गोरी है, लेकिन आप तो उनसे भी 4 गुना ज्यादा गोरी है। शुक्रिया, लेकिन तुम्हारा रंग भी कम अच्छा नहीं है। कितने गड़े हुए नए नक्श, लगता है ऊपर वाले ने खुद तराशा हो। पूजा की सास को पड़ोसन की बहू का व्यवहार काफी अच्छा लगता है। वो वहां से चली जाती है, लेकिन पूजा का तो जल भून कर बुरा हाल हो जाता है एक ही दिन में। मैं ना सबसे गोरी होकर दिखाऊंगी। ये रही क्रीम की एड। 5000 रुपये में ये गोरा करने की गारंटी ले रहे हैं। पूजा उट पटांग क्रीम मंगाकर अपने चेहरे पर लगाने लगती है। फिर एक दिन, हाय रे, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये लाल लाल बड़े बड़े दाने, हे भगवान। तभी वहां ननद आ जाती है। भाभी, ये क्या हाल बना रखा है चेहरे का? पूजा रोने लगती है कि ननद उसे क्रीम देती है। ये क्या है? ये वो क्रीम है भाभी, जिससे मेरा चेहरा हमेशा सॉफ्ट रहता है। ये आपके चेहरे को ठीक कर देगी, लेकिन रंग गया पानी लेने। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। सुनिए जी, हमारे बेटे की उम्र हो रही है, अब हमें उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देना चाहिए। अरे अभी देवेश बच्चा ही तो है, तुम अभी से क्यों उसके लिए लड़की देख रही हो? अभी से लड़की देखेंगे तभी तो हमें कोई अच्छी लड़की मिलेगी ना, वरना आजकल का जमाना कैसा है ये तो आप भी जानते ही हैं। अच्छे घर की लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है। बात तो एकदम सही है तुम्हारी। आप रिश्ते देखिए और मैं बहू। इस घर में बहू तो सिर्फ मेरी पसंद की ही आएगी। विक्रम अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद वो सलोनी के घर जाते हैं। लड़की कहाँ है? जरा उसे बुलाइए तो सही। जी बस अभी आती ही होगी। स्मृति के इतना बोलते ही जींस टॉप पहने सलोनी वहां आ जाती है। सलोनी को देखते ही लड़के वालों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या पहन कर आई है आपकी लड़की? माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। वो आंटी जी क्या है ना, आज मुझे कॉलेज से आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला। तो तुम कॉलेज भी जाती हो? वैसे कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? मैं अभी MBA की पढ़ाई कर रही हूँ।
शादी के बाद क्या इरादा है तुम्हारा? जॉब या घर? जैसा आप कहो। देखो सलोनी, शादी ब्याह का मामला है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे मेरे बेटे के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो खाना बनाना, बड़ों का आदर करना, पूजा पाठ करना जानती हो। ये जीन्स पहनना, कॉलेज जाना और जॉब करना, ये सब हमारे घर नहीं चलेगा। माँ, ये सब आप क्या बोले जा रही हो? आखिर जीन्स पहनने में क्या बुराई है? और उसे जॉब करनी है या पढ़ाई, ये सब तो उसकी मर्जी है। इसका फैसला हम कैसे कर सकते हैं? चुप कर तू, तुझसे किसी ने सलाह नहीं मांगी है। तुम बताओ सलोनी, अगर तुम्हें हमारे घर की बहू बनना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। आंटी जी, मैं जीन्स भले ही पहनती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे अंदर संस्कारों की कमी है। मुझे खाना बनाने, कपड़े बर्तन धोने से लेकर भगवान की पूजा अर्चना करना सब आता है। लेकिन मैं आपकी शर्त नहीं मान सकती। ना तो मैं जीन्स छोड़ूंगी और ना ही अपनी पढ़ाई। ठीक है, फिर हम भी इस शादी के लिए इनकार करते हैं। वृंदा, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ठीक ही तो बोल रही हूँ। मुझे सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए। ऐसे आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वृंदा को ऐसी एक लड़की भी नहीं मिलती जो उसकी शर्तों पर शादी के लिए तैयार हो। वो जहाँ भी लड़की देखने जाती, उनसे ताउम्र साड़ी पहनने और घर का चूल्हा चौका करने की शर्त रख देती, जिसे सुनती ही हर लड़की इनकार कर देती। देखो वृंदा, बहुत मुश्किल से एक और रिश्ता आया है। तुम प्लीज़ यहाँ किसी पर कोई शर्त मत थोप देना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ऊट पटांग शर्तों के कारण हमारे बेटे की उम्र निकल जाए। अच्छा, तो अभी आपको मेरी शर्तें ऊट पटांग लग रही है। जिस दिन कोई गलत लड़की हमारे घर की बहू बन जाएगी ना, तब समझ आएगा आपको। देवी जी, अगर आपका हो गया हो तो अब चले हम लड़की देखने। हाँ तो चलो ना, कौन मना कर रहा है। वृंदा और विक्रम अपने बेटे के संग लड़की देखने जाते हैं, जहां लड़की की माँ चारुलता उनका स्वागत करती है। आप कुछ चाय नाश्ता लेंगे? नहीं नहीं, आप बस लड़की को बुला लीजिए। चारुलता अपनी बेटी वैदेही को आवाज देती है। थोड़ी ही देर में साड़ी पहने, हाथ में चाय लिए और सर पर पल्लू रखकर वैदेही आ जाती है। वैदेही को देखते ही वृंदा फूले नहीं समाती। वो बिना कुछ पूछे ही रिश्ता पक्का कर देती है और अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करा देती है। शादी के 2 दिन बाद, वैदेही बेटा, देवेश ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो उसके लिए चाय बना कर लिया। मम्मी जी, मुझे चाय बनानी तो आती ही नहीं है और उनको ऑफिस के लिए बहुत देर भी हो रही है, वरना मैं यूट्यूब में देखकर बना लेती। आप एक काम कीजिए ना, आज आप चाय बना लीजिए, मैं कल बना लूँगी। वैदेही की बातें सुनकर वृंदा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और अब वो करती भी तो क्या, बेटे को ऑफिस के लिए लेट जो हो रहा था, तो बस फटाफट वृंदा ने रसोई में घुसकर चाय बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद देवेश ऑफिस के लिए निकल गया। अब वृंदा सीधे वैदेही के कमरे में जाती है। बहू, तुझे खाने में क्या क्या बनाना आता है? कुछ भी नहीं मम्मी जी। हैं? कुछ भी नहीं मतलब? क्या तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया? नहीं तो मम्मी जी। वैदेही के इतना बोलते ही वृंदा अपना सर पकड़ लेती है। वैदेही भी अपनी सास की ये हालत देख मंद मंद मुस्कुराने लगती है। अच्छा बहू, ये बता, तुझे कपड़े धोने तो आते हैं ना? ना। क्या? कपड़े धोने भी नहीं आते? अच्छा, तो बर्तन धोना वो तो आता ही होगा। नहीं मम्मी जी, मैंने आज तक कभी बर्तन धोए ही नहीं। तो एक बात बता बेटा, तुझे आता क्या है? इस पर वैदेही शर्माने लगती है। अरे शर्मा क्यों रही है? बता ना, कुछ तो आता ही होगा तुझे। वैदेही शर्माते हुए कहती है, मम्मी जी, दरअसल मुझे ना खाने पीने और सोने के अलावा कुछ नहीं आता।
वैदेही के इतना बोलते ही सास का सर चकराने लगता है। वो खुद को संभालते हुए कहती है, कोई बात नहीं बहू, मैं हूं ना, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन वैदेही घर का एक काम भी नहीं सीख पाती। वृंदा भी अब उसे सिखाते सिखाते थक चुकी थी, इसलिए अब वो भी उससे काम करने को नहीं कहती। क्या हुआ वृंदा, इतने परेशान क्यों हो? अब क्या बताऊं आपको, सारा काम दिन रात बस मुझे ही करना पड़ता है। बहू को कुछ भी बोलती हूँ तो वो साफ इनकार कर देती है। अब बहू तो तुमने खुद ही पसंद की थी, तो भुगतो अब। इसीलिए कहता हूँ, पहनावा देख कर किसी इंसान को मत तोला करो। कितना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अच्छा ठीक है, मानती हूँ सही बहू चुनने में मुझसे चूक हो गई। आप खुश? इतना कहकर वृंदा वहां से चली जाती है। एक दिन वृंदा से मिलने उसकी कुछ सहेलियां घर आती हैं, जिनमें से एक सहेली अपनी बहू को भी साथ लेकर आती है। अपनी सहेली की बहू को देख वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम यहाँ? ये मेरी बहू है सलोनी, तुम जानती हो एक दूसरे को? जी माँ जी, आंटी जी अपने बेटे का रिश्ता लेकर मेरे घर भी आई थी, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि वो मुझे अपने घर की बहू तभी बनाएंगी जब मैं अपनी पढ़ाई, जॉब और जींस पहनना सब छोड़ दूंगी। सलोनी की बातें सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। इतने में सलोनी की सास कहती है, वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम इसकी बहू नहीं बनी, वरना हमारा क्या होता। जानती हो वृंदा, मेरी बहू घर का सारा काम अकेले करती है, मुझे एक बर्तन तक उठाकर नहीं रखने देती। मैं तो सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो सलोनी मेरे घर की बहू बनी है। हीरा है हीरा मेरी बहू। अब वृंदा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। उसे शैलजा से जलन भी होने लगती है, जिसके कारण वो अपनी बहू की झूठी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है। अगर तेरी बहू हीरा है तो मेरी बहू भी कोहिनूर है। जानते हो तुम लोग, मेरी बहू तो सुबह उठने से पहले ही मेरे हाथ में खाना ला कर दे देती है और मेरे बोलने से पहले ही घर का सारा काम खत्म कर देती है। ऐसी है मेरी बहू। जिस बहू की तो इतनी तारीफ कर रही है, जरा अब उससे मिलवा भी दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैदेही बेटा, जरा बाहर तो आना, मेरी कुछ फ्रेंड्स तुझसे मिलना चाहती है। वृंदा के कहते ही वैदेही सिर पर पल्लू रखकर बाहर आती है और सभी के पैर छूती है। वृंदा, तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है। हाँ यार, तू सच में बहुत भाग्यशाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली, वरना आज के ज़माने में ऐसी लड़की मिलनी बहुत मुश्किल है। सच में क्या किस्मत पाकर आई है तू। तुझे तो कोहिनूर से भी कीमती बहू मिली है। वृंदा झूठी मुस्कान लिए हंसने लगती है। तभी, मम्मी जी मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से जाकर कुछ बना दीजिए ना प्लीज़। वैदेही की ये बात सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। अरे बेटा, भूख लग रही है तो जाकर बना ले कुछ, अपनी सास को क्यों परेशान कर रही है। इससे पहले कि वैदेही कुछ बोलती, वृंदा बीच में बोल पड़ती है। वो क्या है ना, बहू को सिर्फ मेरे ही हाथ का खाना पसंद है, इसलिए वो मुझसे बोल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये बाहर का कुछ खाती भी नहीं होगी, क्यों बहू? अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ जो भी मिल जाए, बस मुझसे ना ये काम वाम नहीं होता। मुझे तो आप बैठे बैठे जो दे दोगे मैं सब खा लूँगी। क्यों वृंदा, तू तो बोल रही थी तेरी बहू घर का सारा काम करती है। अरे बहू, तुम लोगों से मजाक कर रही है क्या? तुम भी इसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो? जा बहू, जाकर सबके लिए चाय बना दे। मम्मी जी, मैंने आज तक अपने लिए तो चाय बनाई नहीं, फिर इतने सारे लोगों के लिए कैसे बना दूँ? अगर आप चाय बनाए ना तो मेरे लिए भी बना देना। मेरी फेवरेट सीरियल का आने का टाइम हो गया है, मैं अपने रूम में जाकर टीवी देख रही हूँ। हाँ। थोड़ी देर पहले तक जो लोग वैदेही की तारीफ करते नहीं थक रहे थे,
अब वही लोग उस पर हंसने लगते हैं। वृंदा को अब अपनी बहू और अपनी छोटी सोच पर बेहद शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं वृंदा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। मुझे फ़क्र है अपनी बहू सलोनी पर, जो ऑफिस के साथ साथ पूरा घर भी संभालती है। चल बेटा, घर चलते हैं। जी मम्मी जी, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। सलोनी वृंदा के पास जाती है और उससे कहती है, आज तो आपको एहसास हो ही चुका होगा आंटी जी कि कभी भी किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। जींस पहनने का मतलब ये नहीं होता कि लड़की असंस्कारी है, या फिर अगर लड़की ऑफिस जाती है तो अपने परिवार को नहीं संभाल सकती। ये सब सिर्फ एक गलत सोच है। अच्छा हुआ उस दिन आपने मुझे ठुकरा दिया, वरना मुझे इतना अच्छा ससुराल नहीं मिलता। आज अपने पूरे जीवन में पहली बार वृंदा को एहसास होता है कि पहनावे को लेकर उसकी सोच कितनी गलत थी। कभी किसी के संस्कारों को उसके कपड़ों से तोलकर नहीं देखना चाहिए। कपड़े कभी किसी की काबिलियत और संस्कारों को बयां नहीं कर सकते। अरे, अब साड़ी पहनना गुनाह हो गया क्या? पर साड़ी प्रेम जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो? अरे सुमन, क्या हो गया यार? रात को तो आराम से सोया करो। 6 गज की लंबी साड़ी पहनकर पता नहीं क्या शो करना चाहती हो। अरे देखा नहीं है क्या, बड़े बड़े सीरियल में भी बहुएं साड़ी ही पहनकर सोती है। वो सीरियल है, हकीकत में तो वो क्या क्या पहनती है तुम सोच भी नहीं सकती हो। बस करिए, मजाक का लेवल तो ठीक रखिए। नहीं, मैं साड़ी में ही ठीक हूँ। सुमन को साड़ी का काफी शौक था। वो साड़ी में जचती भी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि। हाय रे बहू, इतनी ठंड में सिर्फ ये कॉटन की साड़ी? माँ जी तो क्या करूं, साड़ी बुनकर दे दीजिए ना मुझे ऊन की। मतलब साड़ी भी ऊन की? क्यों? अरे माँ जी, जो मजा साड़ी में है वो सूट में कहा, लेकिन फिलहाल तो मुझे ठंड लग रही है। मजा तो छोड़ बहू, पहले तुझे जो ये सर्दी लग रही है ना, उससे बच ले। सुमन को जो मर्जी हो जाए, लेकिन अच्छा लगता था तो सिर्फ साड़ी पहनना। किसी भी कीमत में वो साड़ी के सिवा कुछ और ना पहनती। एक दिन किचन में, अरे जल गई, अरे भगवान कोई तो बचाओ। अरे ये क्या है, और ये साड़ी इसमें कैसे लग गई? कैसे क्या, गर्म पतीले में साड़ी से पकड़कर उतार रही थी तो लग गई, चिपक गई इसमें। सास भी किचन में आती है। अरे सिल्क की साड़ी पहनकर खाना कौन बनाता है? बहू तू तो पढ़ी लिखी है, ये तो जानती ही होगी ना कि सिल्क में आग जल्दी लगती है। अरे माँ जी, तो फिर कब पहनूं ये सारी साड़ियाँ? बाहर ज्यादा निकलना भी तो नहीं होता है, अब घर में हूँ तो। अरे यार, क्यों बहस कर रही हो? साइंटिफिकली रीजन तो सोचो। चलो, अभी तो ये सिर्फ एक गर्म पतीली थी, कहीं तुम्हारी साड़ी में आग लग जाती तो? भूचाल आ जाता तो? धरती पलट जाती तो? घर में डाका पड़ जाता तो? अरे जो हुआ नहीं उसे सोचकर बहस करने की क्या जरूरत है? पति और सास सर पर हाथ रख लेते हैं कि भगवान बचाए ऐसी बुद्धि से। देखो, कल हम पार्टी में चलेंगे, वहाँ ड्रेस कोड है, तो प्लीज फॉलो कर लेना। इनविटेशन कार्ड मैं टेबल पर रख रहा हूँ। पति ऑफिस चला जाता है। अगले दिन, माँ आज हम लोगों को पार्टी में जाना है। हाँ हाँ पता है, कार्ड देख लिया, क्या ड्रेस कोड है? नहीं माँ, मुझे क्या देखना, मैं तो साड़ी ही पहनूंगी। अरे देख ले, पार्टी में ड्रेस कोड होगा तो कम से कम उसे फॉलो कर लेना चाहिए। पर सुमन तो नहीं मानती, पति के साथ पार्टी में साड़ी पहनकर चली जाती है। पार्टी में मिसेस मल्होत्रा कहती हैं, अरे ये क्या, पार्टी में तो 1 पीस रखा था ना ड्रेस कोड। मैम वो क्या है ना, मैं ऑफिस से सीधा आ गया और वाइफ को कार्ड दिखाना भूल गया। होस्ट का मुंह बन जाता है। सभी औरतें 1 पीस में होती है सिवाय सुमन के। अरे ये नौकरानी है क्या?
इसे बोलो जल्दी से सफाई कर लें। सुमन को बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। ये क्या बदतमीजी है? मैं आपको नौकरानी दिख रही हूँ? ओह प्लीज डोंट माइंड। वो क्या है ना, नौकरानी भी साड़ी में ही घूम रही है। तुम्हें तो पता है हाई प्रोफाइल पार्टी में हर कोई ड्रेस कोड ही फॉलो करता है। अब मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। ओ खाना तो खा लो, कोई बात नहीं तुम्हारी वाइफ ने ड्रेस नहीं पहनी तो। पर हाँ, हम नेक्स्ट टाइम साड़ी ड्रेस कोड जब भी रखेंगे तुम्हें जरूर बुलाएंगे। सुमन का मुंह लटक जाता है। वो पति के साथ घर आती है। पति सारे रास्ते सुमन से बात नहीं करता। माँ कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। अरे क्या हो गया, पार्टी में खाना नहीं था क्या? था ना, लेकिन मैडम के कारण कुछ नहीं खाया। अब भूख लगी है, खाना दो बस। मेरी क्या गलती है? क्या मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने? अब ड्रेस कोड है माना, लेकिन जो नहीं पहनना चाहता वो क्या करे? तो वो चुपचाप घर पर बैठे, पार्टी में ना जाए, समझी? तुम्हारे कारण मेरा कितना लॉस हुआ है। खैर, पति पत्नी के बीच पहली बार साड़ी को लेकर इतना बड़ा झगड़ा होता है। एक बार, बहू जल्दी चल, वो पड़ोस की विमला चाची की बहू ने बवाल कर रखा है। चल जल्दी, इससे पहले उन्हें पुलिस ले जाए, हम लोग पहुंचकर विमला चाची की तरफ से गवाही दे देते हैं। जी माँ जी, मैं अभी कपड़े बदल कर आई। तभी विमला का फोन सास के पास आता है। जल्दी आना कमला, इस बहू ने तो हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। अरे जल्दी आ, पुलिस भी आ गई है। अरे हाँ विमला, परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट। अरे 2 मिनट में पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करती हूँ। सास बहू को आवाज देती है, लेकिन बहू तो व्यस्त होती है साड़ी बदलने में, साड़ी में पिन लगाने में और पल्ला ठीक करने में। जी माँ जी, मैं आ गई। वो क्या है ना, कॉटन की साड़ी को सेट करने में ना वक्त लगता है। अरे बहू, विमला चाची का एक एक पल मुश्किलों से कट रहा है और एक तू है। दोनों सास बहू मिलकर जल्दी से विमला चाची के घर जाते हैं, पर वहाँ उन लोगों को कोई नहीं मिलता। पास खड़ी एक औरत से सास पूछती है, अरे क्या हुआ, कहाँ है विमला? अरे कहाँ क्या, ले गई पुलिस। बहू ने बड़े झूठे इल्जाम लगाए, लेकिन पता नहीं कैसी सहेली है विमला की, पुलिस के सामने जो गवाही देने आई ही नहीं। बड़ी देर पुलिस वालों को रोकने की कोशिश की विमला ने कि मेरी सहेली आ रही है, वो हकीकत बताएगी पर कोई आया ही नहीं, गई बेचारी जेल। सास को अब बहू पर बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम्हारी ये साड़ी पहनने और बदलने की आदत के कारण मेरी सबसे प्यारी सहेली जेल चली गई। अरे पता था कि जब एक औरत परेशानी में है तो क्या जरूरत थी कॉटन की साड़ी का पल्ला सेट करने की। अरे मुसीबत में जो किसी के काम ना आए, क्या जीना। अरे पर मैं जाती ही कहाँ हूँ, आप अकेली ही तो सब जगह जाती है, तो आज मौका मिला। सही कहा बहू, आज के बाद तेरे साथ मैं कसम खाती हूँ कि कहीं नहीं जाऊंगी और अब मैं अकेले ही पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। सास वहां से चली जाती है और अपनी सहेली को छुड़ा कर ले आती है। अगले दिन सास जिम जाने को तैयार होती है। जिम की ड्रेस में सास को देखकर बहू जोर जोर से हंसने लगती है। क्या पहना है सासू माँ? चल तुझे भी जिम लेकर चलती हूँ, बहुत मोटी हो गई है वैसे भी, ऊपर से साड़ी पहन कर मेरे बेटे की अम्मा लगती है पूरी की पूरी। बहू को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। ये बात, चलिए फिर मैं भी चलती हूँ जिम। लेकिन ये क्या, बहू एक बार फिर साड़ी पहनकर जिम पहुंच जाती है और वहाँ सभी बहू को देखकर हंसने लगते हैं। देख, यहाँ मेरी इज्जत है तो तू थोड़ा दूर ही रहना, लोगों को ये ना लगे कि तेरे जैसी गंवार को मैं जानती हूँ, जिसे ये भी नहीं पता कि जिम में क्या पहनते हैं। बहू साड़ी पहनकर एक्सरसाइज कर रही होती है कि उसकी साड़ी मशीन में फंस जाती है और वो जोर से गिरती है। सभी बहू को देखकर हंसने लगते हैं। सासू माँ, प्लीज मुझे उठाइए। सास बहू को देखकर भी अनदेखा कर देती है कि तभी वहाँ का ट्रेनर उसे उठाता है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे घुसी? पता नहीं ये जिम है, गंवार औरत। सभी बहू पर हंसने लगते हैं कि सास को गुस्सा आ जाता है। वो बहू के साथ घर आ जाती है।
माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी साड़ी नहीं पहनूंगी। मुझे पता चल गया है कि कपड़ों को उनकी जगह और सुविधा के अनुसार पहनना चाहिए। मुझे माफ़ कर देंगी ना? सास बहू को गले लगा लेती है।